डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार स्टेट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है अगले माह में, उसी संबंधित हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यानी बिहार स्टेट से जो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है, इसके बाद आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इसको क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। या आप 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 11-12 यानी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो जरूरी है कि आप एस्टेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्वालिफाई करना है। इसी क्रम में एस्टेट के जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए। तो उसी क्रम में आज हम लोग ये उच्च माध्यमिक वर्ग यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एस्टेट की पेपर 2 परीक्षा है, जो कि कक्षा 11 से 12 के लिए होती है, उसी के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस है उन्हीं की दिशा निर्देश में तैयार किया गया है। चलिए आज हम लोग बिहार स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 2 के लिए स्टेट का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो या स्टेट के लिए, तो आप अगर बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो आपका स्वाभाविक है कि स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा बस सीरियस होना होगा क्योंकि इसमें बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में। लेकिन जब आप टीचर रिक्रूटमेंट यानी शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा देंगे तो उसमें आपका कंसेप्ट का टेस्ट किया जाता है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। तो आप बीपीएससी टीचर के रिक्रूटमेंट की तैयारी करेंगे तो स्टेट की तैयारी हो जाएगी। तो आप अपना देख लीजिए। और परीक्षा बेहद नजदीक है, इसमें लगभग 100 प्रश्न आपसे विषय से पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न आपके वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है या भाषा से उससे पूछे जाएंगे और बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है स्टेट। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बताओ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बतौर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है। चलिए हम लोग ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का वीडियो ज्यादा लेंथ हो जाएगा और आपके पास समय कम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। ठीक, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग व्याख्या कर देंगे। चलिए, तो टीएच ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व की अवधारणा कौन सा इसमें से नहीं है, तो है आपका अनुबंध की स्वतंत्रता। ठीक, वो संपत्ति नियमन की बात करता है, नैतिक स्वतंत्रता की बात करता है और नैतिक चरित्र की बात करता है, लेकिन अनुबंध की स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से में भी उल्लिखित नहीं है। यानी जो संघ सूची, राज्य सूची और समर्थ सूची में जो विषय शामिल नहीं है या उनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो याद रखिएगा वो केवल और केवल केंद्र संसद को है। इन्हें बोलते हैं हम अवशिष्ट शक्ति हैं। ठीक, तो जो अनुच्छेद आपका 248 है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं। जो अरविंद घोष हैं मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो आपके अरविंद घोष हैं वो उनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, उसके लिए विख्यात हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लाइफ डिवाइन के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान तरदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, यानी जो एडहॉक जजेस होते हैं उसकी स्थापना किस में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला एवं सत्र न्यायालय में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा एडहॉक जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है किससे संबंधित है। तो ये आपका राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके समर्थक मुख्य रूप से हॉब्स लॉ रूसो में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। छठा प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, किसको हम वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की जो मध्य की स्थिति होती है उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह किसका विचार है कि
आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी जीडीएच कोल का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो है आपका कि एक तो लॉक उदारवादी है, सही है। हीगल आदर्शवादी, सही है। पेरेटो अभिजनवादी है। मोस्का चूंकि अभिजनवादी है तो इसलिए बहुलवादी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। तो बी राइट आंसर हुआ, ये अभिजनवादी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन दैवीय सिद्धांत की विशेषता नहीं है? राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की, ये गलत है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यद्भाव्यम नीति किससे संबंधित है? जब यद्भाव्यम नीति जो है इसको लेसिस फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक याद रखिएगा, ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। संपत्ति चोरी का धन है, किसका कथन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा कि संपत्ति चोरी है, ये कथन आपका प्रोधो का है। इनकी एक फेमस पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी और फिलॉसफी मार्क्स की रचना है, दोनों कंफ्यूजिंग है। आप एक जगह नोट करके रख लीजिए और याद करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह किसने कहा था कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु ये समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी? ये समानता की बतौर आलोचना के रूप में कहा गया। 12 का राइट आंसर हुआ सी, ये लीकॉक का कथन है। लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मतलब कि फेमस बुक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके लेखक कौन है? तो माइकल सैंडल इस पुस्तक के लेखक हैं, जो कि समुदायवादी विचारक हैं। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन समर्थक है इसमें से? तो याद रखिएगा, जो पितृसत्तात्मक के समर्थक हैं लिकॉक है। रूसो समझौतावादी है, हॉब्स भी समझौतावादी है और बेंथम उपयुक्तवादी है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? बताइए किस प्रकार भिन्न है आधुनिक उदारवाद जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उससे किस प्रकार भिन्न है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्षधर है। आधुनिक उदारवाद ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 की का राइट आंसर कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये गलत है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। भूल कर भी कह मत दीजिए कि उसकी सदस्यता ऐच्छिक है, बल्कि अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन किसका है? ये कथन भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विलोबी का कोट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है और ये जो कि आधार है जॉन लॉक का, ये आधार है। जॉन लॉक के बारे में फेमस कोट है, वो संपत्ति के अधिकार को बाकी दोनों अधिकारों की अपेक्षा ज्यादा महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 19, कि राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन कौन से निम्नलिखित तत्व हैं राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व? कौन कौन से हैं? प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। ठीक, प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद का चुनाव लड़ सकता है, सही है। ठीक, तीसरा देखिए, प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार है, सही है। प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है, बिल्कुल नहीं, इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? एक कथन है आपका टीएच ग्रीन का। 21, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन है वो? ये अधिकारों के सामाजिक कल्याण का के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। इसके चूंकि सामाजिक कल्याण के अधिकारों जो समर्थक हैं बेंथम है, मिल, लास्की, रास्को पाउंड या मकाईवर, ये सब लोग सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है?
कौन है इसमें से? तो याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोसांके। बेंथम, मिल, ग्रीन, बोसांके जैसे जितने आदर्शवादी विचारक हैं प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य का जो प्रमुख कार्य है कि अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो साइंटिफिक सोशलिज्म के जो जनक हैं कौन है वो? बिना सोचे समझे, बिना मतलब की कंफ्यूजन के, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 25, विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या है? ये पता चलता है कि मात्र अधिकार है, उसके पास कर्तव्य नहीं है, केवल केवल अधिकार है। ऑस्टिन का जो संप्रभु है या जो सुप्रीम पावर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कि राज्य शोषक वर्ग की कार्य समिति है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? ये विचार जो संबंधित आपका मार्क्सवादियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, और बेहद महत्वपूर्ण जाना माना क्वेश्चन है, ठीक, पिछली बार भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। किसका कहना है कि कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था प्रशासन में लागू करता है? ये कथन है आपका सालमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि वैधानिक तथा राजनीति यानी जो लीगल सॉवरेंटी है और आपका पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, उसमें अंतर किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेराल्ड जोसेफ लास्की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं था? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित कौन नहीं है? जो इसको हम क्रिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूमैन। बाकी तीनों हेबरमास, सात्र, डाउन तीनों ही फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ये कहाँ है आपका? ये आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका ये आपका इथियोपिया में है, और इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका ये आपका चिली में है, और लास्ट बन जाता है इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया, ये इराक में, यानी ऑलरेडी सभी सुमिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 32, एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है या बेहतर है? कोट फेमस कोट है, किसका कोट है? ये कोट है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल का। क्वेश्चन नंबर 33, कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में व्याख्या करने वाले कौन है? ये हैं आपके, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं प्रश्न को। ये ये तो 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, कि बहुमत की निरंकुशता के रूप में लोकतंत्र की व्याख्या किसने की है? तो है आपके डी टॉकविले। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन की सिद्धि के लिए बना है? बेहद आसान सा प्रश्न है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, रटा रटाया है, और ये बराबर पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस का। किसके बारे में? तो अरस्तु का कथन है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? तो कौन है वो? सीबी मैकफरसन महोदय, इनकी पुस्तक है ये, एक डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल, 1973 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूसो हैं आपके, राज्य और समुदाय में भेद नहीं करते हैं।
37 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिला? तो इसका उदाहरण पाया जाता है आपका एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? तो लोकतंत्र का समर्थक इसमें से कौन है? तो है आपके लॉर्ड जेम्स ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 39, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक का नाम है राल्फ जोसेफ लास्की। 40, यह किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है? ये कथन है लॉवेल का। अगला प्रश्न देखिए 41, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? गांधी दर्शन की अवधारणा कौन सी नहीं है? तो श्रम की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अपने ग्रह की बात करते हैं, नैतिक व्यक्तिवाद की भी बात करते हैं, लेकिन वो राजनीतिक शक्ति की बात नहीं करते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? किसका है कहना? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादी सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 43, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आपका दैवीय सिद्धांत है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, ये भी उसके प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस रचना ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? यानी महात्मा गांधी जी किस रचना से सर्वाधिक प्रभावित हुए? उनके विचार किस रचना से प्रभावित हुए? तो था आपका अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक है ये अनटू द लास्ट, जिससे गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाले कौन है? जीएस मिल महोदय। क्वेश्चन नंबर 46, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? ठीक, तो हिंद स्वराज के जो रचयिता है 1909 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, गुजराती अनुवाद पहले ये इसका अनुवाद हुआ और ये दक्षिण मतलब कि हाँ गांधी जी का 1909 में प्रकाशित हुई और हिंद स्वराज, और ये राजनीतिक पुस्तक, उनके राजनीतिक विचार मिलते हैं बस, और इन डायलॉग मेथड में लिखी गई है, 20 अध्याय है, ये भी पूछता है आपसे। ठीक, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौटिल्य किसका समर्थक था? कौटिल्य किस चीज के समर्थक हैं? निरंकुश तानाशाही, लोकतांत्रिक राज्य का, कल्याणकारी राज्य का या समाजवादी राज्य का? तो याद रखिए जो कौटिल्य महोदय हैं वो आपके कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट के समर्थक हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का वकालत करता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये भारित मतदान की भी बात करता है, एक से अधिक मतदान देने की भी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे, तो प्राचीन भारत में राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है 7 अंग थे, ठीक, जो कि मनु और कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं मानता है? कौन? बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय या संस्था या इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है? तो है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो किस पर आधारित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। विधि की उचित प्रक्रिया यूएस में है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपने जापान से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 52, कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या हो इसमें से सही होगा? तो संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो सी राइट आंसर है, बल्कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा सिद्धांत है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इस सिद्धांत के जनक कौन है? स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू।
54 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधकर्ता कौन है? यानी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो कौन करवाता है? कौन कराता है, किसके निर्देशन में? तो याद रखिएगा कि राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एकात्मक शासन की विशेषता कौन कौन सी है, या एकात्मक शासन की जो विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एकात्मक शासन की विशेषता यह है कि सभी की शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जैसा कि यूके में है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 66 को जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 66, उसमें भी सब क्लॉज 1 में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, जरा एक चीज समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। ठीक, अनुच्छेद 66 एक कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है? कौन सा परंपरागत उपागम इसमें से नहीं है, यानी आधुनिक उपागम, ऐसा भी समझ सकते हैं, तो है आपका अनुरूपण। क्वेश्चन नंबर 58, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद सर्वप्रथम प्रयोग किया? यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो है आपके वॉल्टर बेजहॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या स्पीकर ऑफ द हाउस करेगा, अनुच्छेद 108 के अनुसार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में शामिल नहीं थे, वो भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में शामिल है। ठीक, ये भी याद रखना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया, वो भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और प्रारंभिक मूल में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11 हो गए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना भी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो है आपका कि संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की मौलिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बेहद महत्वपूर्ण है, पंचायती राज का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण है, ये शहरी स्थानीय निकाय का है ये। ठीक, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महापौर। ये जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय का इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9A में शामिल है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो है आपके भारत के महान्यायवादी एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 76 में इनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, और दोनों टीआर 1 टीआर 2 में प्रश्न पूछा जा सका है। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन हुए? तो हैं आपके जेपी महोदय, जयप्रकाश नारायण। 65 देखिए, प्यारे साथियों, गुजारिश आपसे विनती है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज आप पेड पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है, ठीक, तो ज्यादा परेशान ना हो। आप तमाम लोग बार बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको,
जो कि 5 ऑप्शंस पर आधारित है, बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। चलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। 65 है, किस निकाय को सम्मिलित रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है? देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कौन सा है, किस निकाय को आप कहते हैं, किस इंस्टीट्यूशन या किस डिपार्टमेंट को कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, योजना आयोग। वर्तमान में क्या बन गया है अब? नीति आयोग बन गया है 2015 से। 66 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश केवल और केवल राष्ट्रपति देगा, और भी किस प्रक्रिया के तहत? राष्ट्रपति देगा, अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? अधिकारियों को अपने कर्तव्य के पालन का निर्देश कौन सा रिट देता है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश या मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं? तो है आपका लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो है आपका न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है 70, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368 भाग 20। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आच्छादित नहीं है? तो है आपका महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और कार्य करने का जो अधिकार है आपका, जो आपका ठीक 47, 48 आपका गोवध हो गया, पशुपालन निषेध, महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। जो इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट है, किस सदन में उनकी इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में तो पहली बात उनका क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और एक क्या है कि किसी भी संसद किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है 61 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 73, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष भी न हो, उपाध्यक्ष भी न हो, तो कौन अध्यक्षता करेगा लोकसभा की? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 118 इसकी व्यवस्था करता है, जिसमें कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का कोई भी सदस्य हो, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो हैं आपके सर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य की उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य के उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है? तो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने कहा एक भारतीय संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? ये पंचायतों का कौन सा इसमें से कार्य नहीं है, क्योंकि उनको 29 प्रकार के कार्य मिले हुए हैं और शहरी निकायों को 18 प्रकार के। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 78, पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है किसमें? तो पंचायती राज को शामिल किया गया है आपका राज्य सूची में। अगला प्रश्न है कि 79, निम्नलिखित में से कौन एक बिना सदन का सदस्य बने हुए या उस सदन की अध्यक्षता करता है? हाँ, प्रश्न देखिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पदनाम धारित व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं है फिर भी लेकिन उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो सीधा सीधा जवाब होगा उपराष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष, और किस अनुच्छेद के तहत? 110/3 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसमें शामिल है, किसमें निहित है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग से सलाह के उपरांत भारत के राष्ट्रपति में। ठीक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार आयोग ने कहा कि राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक प्राविधिक निकाय है, एक संवैधानिक है, एक नामित है, या इनमें से कोई नहीं? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका वो है एक संवैधानिक संस्था है, जो कि अनुच्छेद 315 में इसकी व्यवस्थापन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, दबाव समूह मुख्यतः किसका माध्यम होते हैं? दबाव समूह जो भी होते हैं, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, वो आपके किसके माध्यम होते हैं? सामाजिक संप्रेषण के। क्वेश्चन नंबर 85 है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो हुए वो आपके फजल अली थे। इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, लोकमत का अर्थ क्या है? पब्लिक ओपिनियन का क्या अर्थ है? तो लोकमत का अर्थ है कि सभी नागरिकों को एक मत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा है कि लोकमत न तो लोक है न ही मत है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो ऐसी फाइनल में कहा है कि लोकमत न तो लोक है और न ही मत है। 87 देखिए, 87 के बाद 88, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? वो है आपका 73वां संविधान संशोधन, और शहरी पंचायत के लिए 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित प्रतिनिधित्व प्रजातियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न है 90, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1976 का, उसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शामिल किए गए। 91, कि संघीय न्यायपालिका की शक्तियों में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। 91 देखिए, तो संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसे प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? काउंटर रेवोल्यूशन। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 93, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य इतना है कि बस जान लीजिए कि अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर बार बार दबाव डालते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, किसने कहा है कि हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के अंत और मानव सरकार अंतिम स्वरूप पश्चात दरबारी लोकतंत्र के सर्वव्यापीकरण के साक्षी हैं? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस फुकुयामा। 95 है, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत क्या है? तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत है वो आपका वैध और राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, सॉरी 96, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक हैं आपके केपी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है?
राजनीतिक दल का तत्व क्या इसमें से नहीं है, तो है आपका आर्थिक शक्ति। प्यारे साथियों, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 98 है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है? तो ये है कौन? कार्ल जे फ्रेडरिक। सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एस्टेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ऑलरेडी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। बीपीएससी के लिए भी हम लोग जो टीआरई 3 है उसके लिए भी लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।